हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबह जीएस एकेडमी। साथियों, आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और इसमें कुल 100 प्रश्न दिया गया है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। बाकी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का जो भी प्रश्न होगा सब लोग हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का डेट आपको घोषित कर दिया गया है, 17 दिसंबर को होने वाला है। तो उसके लिए काफ़ी आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, पहला है करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन से हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़ा कर लें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो याद रखिएगा, प्रथम अफीम युद्ध किस युद्ध के, प्रथम अफीम युद्ध जो समापन हुआ है वो किस संधि के तहत समापन हुआ है। तो याद रखिएगा, नानकिंग की संधि। अब इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। कह रहा है कि 1842 में नानकिंग, जिसको नानजिंग भी कहा जाता है, तो नानकिंग की संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम युद्ध का समापन कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ, तो 1842 में नानकिंग की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है या प्रारंभ की गई है। तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2020 को असम राज्य के द्वारा, यानी असम सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना शुरू किया गया है। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है। तो याद रखिएगा, रिले रेस में एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा, चेन मेंग टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है, चेन मेंग किस स्पर्धा के खिलाड़ी हैं, तो किसके हैं, तो टेबल टेनिस। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि किरचॉफ का धारा डॉट डॉट नियम तथा संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डॉट डॉट संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब इसको हम लोग पूरा वाक्य को कर लेते हैं। कह रहा है कि किरचॉफ का धारा आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा, खेलकूद मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, खेलकूद मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देखें। करा कि अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। ठीक है, 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। याद रखेंगे, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। तो याद रखिए, पहले तो जानेंगे ह्यूमलिन है क्या। तो ह्यूमलिन एक इंसुलिन है। ठीक है, और इसे कौन सी कंपनी ने विक्रय यानी कि सेल करने के लिए आरंभ किया था, तो एली लिली। याद रखिएगा, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। यानी कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के राइटर कौन है, बराक ओबामा हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है। मतलब कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सोनार किसका संक्षिप्तीकरण है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का सोनार संक्षिप्तीकरण है। किसका, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। अब इसका हम लोग व्याख्या देखें। कह रहा है कि सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग प्रायः नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, याद रखिएगा। आपसे सवाल भी पूछ सकता है कि सोनार में कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, रीजनिंग छोड़ देंगे हम लोग।
आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण है। तो याद रखिएगा, अगर आप पारा मिला हुआ पानी को पीते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, मिनी माता रोग हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले मिनी माता रोग कहाँ हुआ था। ठीक है, या मिनी माता जो रोग का नामकरण है वो किस शहर के नाम पे रखा गया है। अब आइए इसका हम लोग व्याख्या देखें। करा कि मिनी माता रोग पारा संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। 15 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे। आइए हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, गंधार कला शैली समन्वय है। आपसे सवाल पूछेगा गंधार कला शैली समन्वय है तो किसकी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय और ग्रीक कला का। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा गंधार कला शैली समन्वय है तो किसका है, भारतीय और ग्रीक कला का है। इसकी व्याख्या देखेंगे। करा के मूर्ति कला की गंधार शैली भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है। इंपॉर्टेंट है, मूर्ति कला की गंधार शैली किससे निर्मित है, तो भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है। 17 नंबर क्वेश्चन लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी। तो याद रखिएगा, परभणी महाराष्ट्र। ये भी क्या है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय, ठीक है, जब एग्जाम हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परभणी महाराष्ट्र। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो असम का है। आप लोग जान रहे होंगे कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है, असम में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बीटा अल्फा गामा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमंगल। हालांकि ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। आइए ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। यानी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1974। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1974 में। 1974 से एक चीज़ और याद रखिएगा, पोखरण भी आप याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ये सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कृष्णा सोबती। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दे रहे हैं। करंट का क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य जो हाल ही में जल के लिए विधेयक को लाया है या बिल को लाया है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है जो वीवीआई प्रश्न है, ये आपका इस बार एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन करा कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो याद रखिएगा पेरिस। इसका व्याख्या देख लें। व्याख्या दे रहा है कि 33वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में आयोजित होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। कुतुब मीनार से दो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा FST ने। किसने कराया था, FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने। और ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का चचेरा भाई है। ठीक है, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक का चचेरा भाई नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। MBT का चचेरा भाई है FST, फिरोज शाह तुगलक। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार के 4थे मंजिल पर बिजली गिरने के कारण जो है क्या हो गया था, तो ये 5वीं मंजिल का निर्माण कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार ... वर्ष में स्थापित किया गया था। देखिए आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें उत्तर में इसका स्टार लगाया गया है। रीजन क्या है कि अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र सौर पुरस्कार ... वर्ष में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1967 में ना। अब इसका हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं, क्या इसका दे रखा है व्याख्या, वो हम लोग देखें पहले।
कह रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया, जिसके नाम क्लास 1, 2 और 3। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डॉट डॉट वर्ष में स्थापित हुआ, तो क्या हो जाएगा? 1967 में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अभिजीता गुप्ता हैं। कौन है? अभिजीता गुप्ता। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के पुस्तक कौन है? अभिजीता गुप्ता हैं। 28 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको छोड़ दीजिए। आइए 29 नंबर क्वेश्चन लोग देखें। कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अशोक सम्राट। ठीक है, तो किसने बनवाया था सांची स्तूप? तो अशोक ने बनवाया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सांची का स्तूप कहाँ है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में। देखिए अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करते हैं, वही अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश को जारी करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो 72 में है। अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से यानी कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श किस आर्टिकल के तहत ले सकता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 71 का 1 के तहत जो है परामर्श ले सकता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति लोकसभा को किस आर्टिकल के तहत भंग कर सकता है, तो याद रखिएगा 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं 31 पे। करा कि इटोपिया का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा इटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर था। कौन था? थॉमस मोर इटोपिया का लेखक था। 32 नंबर सवाल देखिएगा। करा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। आइए 33 नंबर सवाल देखें। कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है। देखिए यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ए है। सबसे उत्तरी बिंदु ए कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा, यानी ए वाला कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? केप कैमोरीन हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा, की बिंदु या की बिंदु हो जाएगा। अगर वही आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि भारत का पश्चिम बिंदु कौन हो जाएगा, तो सर क्रिक हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं गौर माता या गुहार मोती भी आप यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकास करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक से मिशन। याद रखिएगा विश्व बैंक से मिशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका हम लोग व्याख्या देखें, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर आयोजित किया गया था। साथियों, बिहार दरोगा का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं एक एक सेट का सारा वीडियो बना करके डाल दूंगा। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, मतलब कि इडली को बनाने की प्रक्रिया को पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा स्टीमिंग के द्वारा इडली को बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो याद रखिए भारत का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप है। कौन है? बैरन द्वीप है। इस सवाल पे आते हैं। कह रहा प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? सवाल पूछा जा रहा है प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। याद रखिए क्या होता है? प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लीजिए। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 का क में है, यानी कि भाग 4 का क में, याद रखिएगा। ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य पहले कितना था, तो 10 था, अब कितना हो गया है? 11 हो गया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो याद रखिएगा सरदार स्वंसी समिति। ठीक है, और एक कब लिया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है,
39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया है? तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूर को। किसको? उस्ताद मंसूर को। आप लोग मुझे कमेंट करके एक सवाल का जवाब दीजिएगा, पिट्राडूरा क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, पिट्राडूरा क्या है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा है तो क्या है? लैक्टोज है, और इसी के कारण दूध मीठा भी होता है। आप लोग बताइएगा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? दूध का पीला रंग और दूध का श्वेत रंग किसके कारण होता है? ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिएगा, यह सवाल है फजल अली आयोग संबंधित है, तो याद रखिए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। साथियों, इस चैनल पर मैं आपको एनसीईआरटी का सार संग्रह का जो बुक है, साइंस का जो स्पीडी का बुक है, या फिर जितने भी दरोगा को लेकर के बुक निकाला जाएगा, मैं सब आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए आइए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो याद रखिएगा दूरी का। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ओडोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो दूरी का हम लोग मापन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा निशानेबाजी से है। अपूर्वी चंदेला भी करंट का क्वेश्चन है, तो किससे है? निशानेबाजी से है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, करा कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिंथगो। कौन था? लॉर्ड लिंथगो था, ठीक है। ऐसी समिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सहभोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना, ठीक है। सहभोजिता क्या है? ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना, ठीक है। आइए 47 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण से है। अब याद रखिएगा रामसर है कहाँ? तो याद रखिएगा ईरान में है, ठीक है, ईरान में। अगर आपसे सवाल पूछे वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा 1982 में बना है, ठीक है। चलिए मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? रायगढ़, ठीक है। क्या नाम था? रायगढ़ नाम था। आइए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो क्या है? सिलिकॉन है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा स्प्रे फ्रीजिंग। क्या है? स्प्रे फ्रीजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, कह रहा है कि किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LS2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो याद रखिएगा अपघटक का होता है। एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे। 53 कह रहा है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 21 है। कितना है? 21 है। इसका हम लोग व्याख्या देखें। कह रहा अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार यह पुरस्कार 1999 में दिया गया था। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि देखिए 2021 में जब ये पूछा है कि कितनी है, तो 21 है, लेकिन तो हो सकता है आपका 23 में सवाल पूछ दे कि परमवीर चक्र अंतिम बार किस वर्ष दिया गया था? तो 1999 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 55 कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो कौन है? ल्यूसिन है। एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन है? ल्यूसिन है, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, करा कि मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसिन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। तो ये भी पीपीआई है, इस लाइन को याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है।
55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कह रहा है कि विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकता है। देखिए भारत में जाति प्रथा की विशेषता क्या नहीं है पूछ रहा है, तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यही नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जाति प्रथा अगर बात करें तो जाति प्रथा में देखा जाता है कि विवाह जो है जाति के समूह में ही हो, मतलब कि जाति के सदस्यों में हो, कोई बाहरी जाति में शादी ना हो। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन लो देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो क्या है, आईजीई है। क्या होगा, आईजीई। ठीक है। इसका देखिएगा, कह रहा है व्याख्या, आईजीई एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि आईजीई का उत्पादन कहाँ होता है, तो प्लाज्मा कोशिका में होता है। यह सवाल देखिएगा, कह रहा है कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। तो देखिए कोशिका द्रव्य का जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, ATSO होता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का हम बात करें तो 70S एवं 70SO होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अमेजन के द्वारा किया गया है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, अमेजन के द्वारा किया गया है। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है। आइए देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वन स्थानीय सरकार, है ना, वन स्थानीय सरकार ये नहीं है। अब जो है वो देखिएगा, शिक्षा वन, वन्य वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा पक्षी संरक्षण, यानी कहने का मतलब है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ये सभी विषयों को, यानी शिक्षा वन हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, शिक्षा पक्षी संरक्षण हो गया, इन सभी को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक है, हस्तांतरित नहीं बल्कि स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि वन स्थानीय सरकार को राज्य सूची में ही रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है। भी आपका करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन जान लीजिए छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना कहाँ शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ये सवाल आपका जो है 61 नंबर, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए। आइए 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ठीक है, या फिर सवाल ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया द्वारा। VVI प्रश्न है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, राम मनोहर लोहिया द्वारा। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। आइए इसका व्याख्या पढ़िए। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। VVI प्रश्न है, आपसे सवाल पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है, मतलब कहाँ जाना जाता है, तो केरल में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि केरल राज्यों में गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, तो मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका व्याख्या पढ़िएगा। कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर कहा जाता है। अंततः विकल्पानुसार उत्तर विकल्प बी होगा, यानी कि क्या होगा वहाँ पे, तो कर्नाटक नहीं दिया है इसलिए क्या होगा, केरल होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन से पूछ रहा है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित कहाँ किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगैकोंडचोलपुरम के संस्थापक कौन थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, VVI प्रश्न है। ठीक है, आप चोल प्रशासन यानी चोल साम्राज्य पढ़िएगा तो उसमें आपको गंगैकोंड आपके बारे में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गंगैकोंडचोलपुरम के संस्थापक कौन थे, तो राजेंद्र चोल, इस या फिर राजेंद्र प्रथम भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रथम। ठीक है। यह सवाल है कि 642.5 × 7 किसके बराबर है। ठीक है,
कह रहा है 642.5 गुने 7 किसके बराबर है, तो याद रखिएगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 4497.8, यानी ऑप्शन डी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, आगे ये ध्यान से देखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। वीवीआई सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा नियंत्रक का छड़। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखिए, करा कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या बोरॉन की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसकी छड़ की उपयोग किया जाता है, तो कैडमियम या बोरॉन का छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है, तो याद रखिएगा प्रथा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है, तो प्रथा है। इसका व्याख्या देखिए, कह रहा है वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा। 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। देखिए इंडियन पॉलिटिक्स का ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। कह रहा है भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है। तो पहले हम लोग इसका ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि सही है। शून्यकाल इसी को कहा जाता है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, उसके बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या करा कि संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि PURA का विस्तृत रूप है, मतलब PURA का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। IMPEX एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा प्रवासन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है। आइए ध्यान से इसका व्याख्या देखिए, कह रहा है कि IMPEX का तात्पर्य इंटर स्टेट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स है, अंततः यह प्रवासन से जुड़ा है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। सवाल पूछा जा रहा है कि फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, तो मेरठ षड्यंत्र माला में, याद रखिएगा मेरठ षड्यंत्र माला में एक अंग्रेज को वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मेरठ षड्यंत्र मामला में एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, उसका क्या नाम है, तो फिलिप स्प्रैट। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मामला में किस अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, तो फिलिप स्प्रैट को। आइए यहाँ देखिएगा, इसका व्याख्या करा कि मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रैट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप लोग को पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये देखिए आपका ये जो है करंट का सवाल है, लेकिन इसको लोग कर लें। अब आपका ये सवाल पूछ भी सकता है कि भारत में हर्बल पार्क कहाँ है, या तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट कुछ दर्रा है जो आपसे पूछ सकता है, कौन कौन है, तो याद रखेंगे माना, नीति, लिपुलेख, धर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। देखिए अभी करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। सवाल है निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका डी है, यानी परिवार के सदस्य। ठीक है, अब इसको कैसे परिवार का सदस्य होगा, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, ये तो होगा नहीं। सिनेमा दर्शक, ये भी नहीं होगा। संगीत समारोह के दर्शक, ये भी नहीं होगा। परिवार के सदस्य इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है,
78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत आकार में है, ठीक है, भारत आकार में है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ लें। कह रहा है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये गलत होगा। विश्व में चौथा बड़ा देश है, गलत होगा। विश्व में 7वां बड़ा देश है, ये सही होगा। विश्व में 6ठा सबसे बड़ा देश है, भी गलत होगा, ठीक है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। ऑप्शन ए है कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख वृद्धि, इसके बाद देखिएगा सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख वृद्धि, ये सभी। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या ए में दे रखा है, हम लोग देखेंगे। तो ये है कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह क्या थी, तो कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आइए 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की, ये भी आपका क्या है, तो करेंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। भारत के वाटरमैन के नाम से वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। आइए इसका व्याख्या पढ़ें। कह रहा है कि राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है, वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि राजेंद्र सिंह जिनको वाटरमैन कहा जाता है वो किसके अध्यक्ष हैं, तो तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। यह सवाल है कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, पहले एक एक पढ़ते हम लोग। कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तो ये गलत है क्योंकि बिहार से होकर नहीं गुजरता है। फिर गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो देखिए याद रखिएगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कौन कौन 8 राज्यों से गुजरती है मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान, ठीक है, पहले हम लोग चलेंगे पश्चिम में जो एंट्री करती है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। सवाल है 83 नंबर करा कि दूरखीम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है, तो सी हो जाएगा, यानी कि जैविक एकजुटता। आपसे सवाल पूछेगा दूरखीम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता क्या है, तो जैविक एकजुटता है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं, ठीक है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु क्या है, व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ठीक है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय क्या है, तो आपका खेल पुरस्कार से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, कह रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, ठीक है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, तो कार्ल मार्क्स ने। कह रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया है, ठीक है। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको छोड़ दीजिए। आइए हम लोग 88 से देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो याद रखिएगा अस्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। अस्टेफाइलोकोकाई जो है कटी या कच्ची सतहों पर उगने वाले क्या हैं, सूक्ष्मजीव हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 89 कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को बड़ा कर लें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन ए है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, बिल्कुल सही है, आपका ही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को
चलिए ठीक है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। आइए इसका एक एक हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में किस प्रकार चलाया जाए। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्टॉक कीमतों का पूर्वानुमान किस प्रकार किया जाए। ऑप्शन सी कह रहा है कि समाज में सीमित साधनों का प्रबंधन कर सके। तो समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए इसका व्याख्या देखें। कह रहा है कि अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। क्वेश्चन नंबर 91 देखें। करा कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है जटिल प्रोटीन, ठीक है, ऑप्शन सी है स्टार्च यानी मंड, ऑप्शन डी है सरल प्रोटीन। तो यह देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च यानी कि मांड हो जाएगा। ठीक है। इसका व्याख्या देखिए। करा कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाते हैं। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा व्यक्तीकरण। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित होकर श्वेत प्रकाश रंग दिखाई देने का क्या कारण है, व्यक्तीकरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो शिक्षा। ठीक है, शिक्षा स्वयं पोर्टल से संबंधित है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा व्यशिष्ट समाजशास्त्र। क्या कहते हैं, व्यशिष्ट समाजशास्त्र कहते हैं। आइए देखिएगा। कह रहा है कि मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यशिष्ट समाजशास्त्र कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। क्वेश्चन 96 कह रहा है कि पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन कितना होता है। तो याद रखिएगा 2 किग्रा होता है। कितना होता है, 2 kg। इसका व्याख्या देखिए। कह रहा है कि पुरुषों का चक्का यानी डिस्क थ्रो खेल के डिस्क का वजन 2 किग्रा तथा महिलाओं का चक्का का वजन 1 किग्रा होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ये भी वीवीआई प्रश्न है। हालांकि ये बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी किया गया था। 2001 नहीं पूछना चाहिए था बल्कि 2011 पूछना चाहिए था। तो आइए हम लोग सवाल देखें। कह रहा है कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। ठीक है। तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना थी, तो 1029 मिलियन। कितना थी, 1029 मिलियन। आइए इसके व्याख्या को पढ़िएगा। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था, तो 10, 28, 73, 74, 36 थी। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प 1029 मिलियन सही है। ये सवाल है, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए हैं। आपसे सवाल पूछा है कि क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए। तो याद रखिएगा डी, कौन कौन, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कह रहा है कि क्वाड एक सामरिक गठबंधन वाला संगठन है जिसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। वीवीआई प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। तो कहाँ, असम। ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। ठीक है। तो कटी बिहू कहाँ आयोजित किया जाता है, तो असम में। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 1.25 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो याद देखिएगा फुटबॉल के पेले प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसकी व्याख्या देखिए। कह रहा है कि पेले ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब इस समय खेल से संन्यास ले लिया है। तो इस सेट का जो 100 प्रश्न था, मैथ और रीजनिंग छोड़ करके सब मैं आपको अच्छे से करा दिया हूँ व्याख्या सहित। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रत्येक दिन साइंस का जो स्पीडी साइंस की जो बुक है उसको पेज वाइज करवा रहा हूँ चैनल पे, और दरोगा का प्रीवियस ईयर का सेट कराऊंगा, और फिर दरोगा का जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो सेट लाया गया है मैं उसको भी कराऊंगा। तो अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहीं पे वीडियो को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।